राजीव कुमार आज लेके आए इस वीडियो में जो अपन स्थलाकृतियों से रिलेटेड अपन वीडियो देख रहे थे, तो उसी का जो है आगे का पार्ट है, जिसमें हम महासागरीय जो लहरें हैं और उनसे निर्मित होने वाली जो स्थलीय जो आकृतियां हैं जो तटों के ऊपर विकसित होती हैं, तो उनके बारे में अपन इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बगैर लगातार देखते रहें। तो अगर बात करें तो हवा के प्रभाव से क्या होता है कि सागर तल जो होता है वो उस पर उठने वाली जो तरंगे होती हैं ना या लहरें होती हैं, ठीक है, तो वो विकसित होती हैं हवाओं की वजह से। ठीक है, और हवाओं की वजह से पानी जो है वो चलना शुरू करता है, तो उसे लहर या तरंग जो है वो कहते हैं। लहरों की अगर बात करें तो तटवर्तीय भाग पर जो है जल जो है वो गति क्रिया द्वारा यानी अपनी जो है गति क्रिया के दौरान या जब जल है वो चलता है, तो उस क्रिया के कारण वो क्या करता है, अपघर्षण करता है, सन्निकर्षण करता है। साथ ही जलीय जो दबाव क्रिया है या मलबे का जो निक्षेप है उस पर अनेक प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं उन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें अब अपन देखते हैं। पहला है अपरदनात्मक स्थलाकृति। पहला होता है भृंगु। भृंगु क्या होता है कि लहरों द्वारा जो है धरातल पर निरंतर प्रहार से अपवर्तन के कारण निर्मित जो है लंबवत जो किनारा होता है वो भृंगु कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें आपका रहेगा कि लहरें जो होती हैं ना वो आधार जो होती है उस पर निरंतर प्रहार करती हैं और उसका अपवर्तन करती हैं, और अपवर्तन करने से जो है लंबवत किनारा जो है वो बनता है, और उसी लंबवत किनारे को क्या कहा जाता है, भृंगु कहा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट आपका आ जाएगा लघु निवेशिका। तो ये क्या होता है कि ये तट के समानांतर कठोर और कोमल सेलों वाले जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर विकसित होती है। ठीक है, तो वहाँ ये विकसित होती है, और इसमें क्या होता है कि जो कोमल शैली होती है ना उनके कटाव से जो आकृति बनती है वो अंडाकार आकृति होती है, जिन्हें लघु निवेशिकाएं हैं वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो है रहेंगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी आती है कंदरा। ठीक है, तो कंदराएं क्या होती हैं, तटवर्तीय भागों पर जब लहर जो होती है ना लहर द्वारा जो खरोंच जाती है, यानी लहर जो है वो लगातार प्रहार करती रहती है, जिससे जो मिट्टी है वो कटती रहती है, और लगातार कटाव होने से जो है गुफा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, तो उस समुद्री गुफा को ही क्या कहा जाता है, या तो आप कंदरा कह सकते हो या सी केव कह सकते हो। ठीक है, तो वो कंदराएँ होती हैं एक प्रकार की, जिस प्रकार से हमारे धरातल पर गुफाएं होती हैं ना, ठीक उसी प्रकार से पानी की वजह से गुफाएं बनती हैं इन समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत, तो उनको क्या कहा जाएगा, कंदराएं कहा जाएगा। उसके बाद में आता है वात छिद्र। तो ये क्या होता है कि तटवर्तीय जो कंदराएं होती है ना उनकी छत जो होती है ना उन पर ज्वार तरंग छेद कर देती हैं, जिससे वात छिद्र कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, वात छिद्र ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कंदराएं होती हैं, उन कंदराओं की छत टूटकर वहाँ से जो है एक छिद्र बन जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, वात छिद्र कहा जाता है, और ये ज्वारीय तरंगों की वजह से होता है। उसके बाद में आता है आपका मेहराब। मेहराब क्या होता है कि समुद्र तट पर दोनों ओर से बनने वाली जो गुफाएं होती हैं परस्पर मिल जाने से जो है मेहराब की संरचना होती है। तो मेहराब क्या होता है कि समुद्र के दोनों ओर तट के क्या है जो आपकी गुफाएं बनती हैं, और वो गुफा आपस में चलकर आगे मिल जाती हैं, और तो ये जो आपस में मिलती हैं इनको ही, या ये जो संरचना है वही रचना जो आपकी है मेहराब कहलाती है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा गुहा स्तंभ का। तो गुहा स्तंभ क्या होते हैं, वो नहीं, इसमें क्या होता है, मेहराब की छत है वो टूट जाती है, और उससे निर्मित जो स्तंभ होता है वो स्तंभ जो है गुहा स्तंभ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या होगा कि जो आपकी मेहराब होता है उसकी छतें हैं टूट जाती हैं, और उससे जो टूटने के बाद जो स्तंभ बचता है वो स्तंभ जो है गुहा स्तंभ है वो कहलाता है। उसके बाद में आपका आता है तरंग ग्रसित वेदिका। तो ये जो है भृंगु के निरंतर पीछे हटने से निर्मित चबूतरा होता है। तो ये जो भृंगु है वो धीरे धीरे पीछे हटता जाता है, और उसके सामने एक समतल भाग जो है वो बनता जाता है। ठीक है, और उस चबूतरे को ही क्या कहा जाता है, तरंग ग्रसित वेदिका कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की।
वो कौन सी हैं? तो निक्षेपात्मक स्थलाकृति में पहले आते हैं आपके पुलीन, बीच जिसको आप बोलते हो। सागर तट के सारे लहरों द्वारा जो मलबा है उसके निक्षेप से पुलीन का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने समुद्री लहरें जो हैं वो अपने साथ मलबा लेके आती हैं और मलबा लेकर वो कहाँ जमा कर देती हैं? सागर के तटों के किनारे जमा कर देती हैं। ठीक है, और ये जो आकृति होती है उस आकृति को हम क्या कहेंगे? पुलीन कहते हैं। दूसरी रहेगी कश्यप पुलीन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सागर की ओर लंबाई में जो है विस्तारित कंकड़ पत्थर बजरी निर्मित त्रिकोण के रूप में बने बीच को जो है कश्यप पुल कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है? पुलीन का ही एक रूप होता है, लेकिन पुलीन क्या होता है? सागर तट पे पाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको इस प्रकार से मैं समझा देता हूँ। ये जैसे अपन मान लेते हैं ये सागर का तट है। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका तट हो गया। ठीक है, ये आपका तट है और यहाँ पर जो विकसित, ये मान लो यहाँ जो है निक्षेप हो गया और इस निक्षेप से क्या हो गया? क्या बन गई? पुलीन बन गई। ये आपका क्या कहलाएगा? पुलीन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कश्यप पुलीन क्या होता है? तो कश्यप पुलीन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो है स्थिति है वो आपकी बदल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ छोटे मोटे कंकर होंगे, बजरी होगी और इस प्रकार से एक जो है त्रिकोणात्मक जो आकृति है वो बन जाती है। किधर? महासागरीय भाग की तरफ या समुद्रों की ओर। अब ये वाला जो भाग है वो आपका कश्यप पुलब जो पुलीन है वो कहलाएगा। ठीक है, तो आ गया समझ में? तो ये आपका जो है वो होता है। उसके बाद में अपन स्प्रिट की बात करें तो स्प्रिट क्या होता है? तो लहरों द्वारा सागर की ओर जो है जीवा के रूप में जो है निक्षेप किया जाता है, तो उसे स्प्रिट कहा जाता है। तो स्प्रिट कैसा होता है? जीव के समान होता है। ठीक है, जीव के समान बनने वाली स्थलाकृति जो है वो होती है। ठीक है, और उसके बाद में आती है रोदिका। रोदिका क्या होती है? तरंग या धाराओं द्वारा निक्षेपी जो कटक होते हैं या बाधक को रोदिका कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि तट के और समुद्र जल के बीच में जो है मिट्टी लगातार इकट्ठी हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं जैसे देखो मान लो ये आपका तट हो गया। ठीक है, ये आपका तट हो गया। इस तट के सहारे जो है ये तट हो गया ना आपका, ये तट है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया तट और तट के पास ही जो है क्या है? यहाँ पर जो है बालू निर्मित जो है आपके क्या बन जाएंगे? बालू के समान जो है यूं चबूतरे टाइप में जो है यूं बन जाते हैं, यानी एक बाधा के रूप में हो जाते हैं। ये तट के, ये हो गया आपका तट और इनके ये हो गया आपका समुद्र, इनके बीच में जो है ये बनते हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये आपको जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये आपकी रोदिका कहलाएगी। रोदिका का मतलब क्या होता है? अवरोध होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अपतटीय रोदिका। तो ये तट से दूर किंतु उसके समानांतर बनी बांध या दीवार अपतटीय रोदिका कहलाती है। तो ये भी रोदिका की तरह ही होती है, लेकिन ये जो है तट से कुछ दूर यानी समुद्र की तरफ होती है और उसके समानांतर बनती है। ठीक है, रोदिका जो है वो तट के समानांतर भी हो सकती है और उसके विपरीत भी हो सकती है, लेकिन तटीय रोदिका हमेशा क्या होगी? उसके समानांतर ही होगी अपतटीय रोदिका। उसके बाद में हुक। हुक जो होता है स्प्रिट के चंद्राकार घुमाव जमाव को हुक कहा जाता है। तो ये जो हुक की आकृति है वो जैसे अपने यहाँ नहीं होता क्या पंखा जिससे अपन लगाते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की जो आकृति है वो बनती है। तो ये वाली एक हुक की सी आकृति जो है वो महासागरीय भाग में बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? हुक कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली आप याद रखो कि जिस हुक के पंखा लगाया जाता है वो वाली। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो है वो बन जाती है। उसके बाद में आता है लूप। जब हुक जो है छल्ले की ओर मुड़कर एक तट से मिल जाती है तो उसे लूप कहा जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ ये तट था, ये आकृति बन गई, यहाँ से ये घूमकर यहाँ इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, अब तो पहले तो ये हुक था और अब ये क्या हो गई भाई? यहाँ से ये घुमा हुआ था तो ये भाग इसमें मिल गया। ठीक है, मिलने की वजह से जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी?
लूप कहलाएगी। ठीक, उसके बाद में संयोजक रोधिका, दो द्वीपों को जोड़ने वाली जो बाधा या दीवार है उसको संयोजक रोधिका कहते हैं। जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, तो समुद्र के अंदर ये आपके ये है, यहाँ पर एक द्वीप यहाँ है, एक द्वीप आपका यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, रोधिका बन जाएगी। ठीक है, रोधिका बन जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो दो द्वीपों को जोड़ने वाली जो तटीय रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, संयोजक रोधिका कहलाती है। उसके बाद में आता है लेंगुन एवं खाड़ी रोधिका। तो ये जो है किसी खाड़ी के जो है दोनों छोर पर निक्षेपित जो दीवार या बांध से जुड़ा जो है तो जुड़ जाता है, तो उसे जो है ये जो है आपकी खाड़ी रोधिका कहेंगे। और जो उस दीवार की खाड़ी रोधिका आता था, इस बंद खाड़ी को जो है लेंगुन कहते हैं। ठीक है, तो लेंगुन क्या है, महासागरों में या में बनने वाली झील जो होती है उसे क्या कहा जाता है, लेंगुन कहा जाता है। आप लेंगुन को इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे ये आपका तट हो गया, ठीक है, इधर आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र हो गया। अब इनके बीच में क्या होता है कि किसी कारण से यहाँ मान लो जैसे मिट्टी का जमाव हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो है मिट्टी का जमाव हो गया। अभी जब ज्वार आएगा तो पानी यहाँ पहुँच जाएगा। पानी कहाँ जाएगा, यहाँ आपका पानी आ गया, ठीक है। अब ये पानी समुद्र से अलग हो गया। अब ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो आप भाग देख रहे हो, ये आप जो पूरा भाग देख रहे हो ना, ये भाग जो जल का है, यही आपका क्या कहलाएगा, लेंगुन कहलाएगी। ठीक है, तो लेंगुन क्या होती है, समुद्री जल से ही ये बनती है। उसके बाद में आता है आपका टोम्बोलो। तो टोम्बोलो क्या होता है कि द्वीपों को तट से जोड़ने वाली जो रोधिका होती है ना, उसको टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, जो यानी तटों से पहले हम देखो संयोजक रोधिका क्या थी भाई, संयोजक रोधिका जो आपकी थी, ये द्वीप है आपका, यहाँ पर द्वीप है, इन दोनों को जोड़ती है, तो इसे क्या कहेंगे आप, संयोजक रोधिका, जन रोधिका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये तट है, ये आपका हो गया तट, ठीक है, और यहाँ पर है कोई द्वीप। ठीक है, अब इस तट को यहाँ से जो जोड़ रही है, यानी द्वीप और तट जो आपस में जो जोड़ने वाली होती है उसको टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसी सी हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि संयोजक जो रोधिका होती है वो क्या होती है, दो द्वीपों को जोड़ने वाली, और टोम्बोलो जो होती है वो क्या होती है आपकी, द्वीप और तट। ठीक है, द्वीप और तट को जो आपस में मिलाती है, जोड़ती है, प्लस है ना, तो वो क्या कहलाती है, टोम्बोलो कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। गर्मी का मौसम सा है, चलती गर्मी का मौसम